हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एसएफएम। एसएफएम ये नवंबर 2019 की सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। नवंबर 2019 का हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप जानते होंगी कि आपका इंग्लिश में, हिंदी में जो भी होता है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंपलसरी होता है। 5 क्वेश्चन है, बाकी 4 क्वेश्चन आपको जवाब देनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है मर्जर एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है। मर्जर एंड इक्वेशन में क्या बोला गया है कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ये बी को टेक ओवर करना चाहता है, चाहे मर्ज करना चाहता है, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछा गया है कि इसकी इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स ए का, अर्निंग आफ्टर टैक्स बी का दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दी हुई है और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर। प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर आपको निकालना है कि व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द बोथ द कंपनीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। सेकेंड में पूछा गया है if B limited price earning ratio is 10, what is the current market price and what is the exchange ratio? What will be A limited post merger earning per share? ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है what must exchange ratio so that pre merger and post merger earning per share आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मर्जर एंड इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों कंपनी का दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है। फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ईपीएस। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। तो हमने ईपीएस निकाल दिया। अर्निंग आफ्टर टैक्स ये था, नंबर ऑफ शेयर इतना है तो ईपीएस निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स है और नंबर ऑफ शेयर ये दिया हुआ है तो आपको क्या हो जाएगा, 2,50,000। यहाँ पे 2 लाख है, ये 2 लाख है तो 2 लाख से तो डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। दूसरी बात, प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस आपको दी हुई है, ये दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस 50 है, अर्निंग पर शेयर हमने निकाला 2.5, तो 20 टाइम्स आपका हो गया। और ये आपका 20 है और 125, ये 16 टाइम्स हो गया। ये टाइम्स में होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर की कितने टाइम्स में ट्रेडिंग हो रही है एक शेयर मार्केट में, वो बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये जनरली कैपिटल मार्केट में यूज होता है। मैंने अपनी क्लासेज में, मर्जर एंड इक्वेशन क्लासेज में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या पूछी गई है, उन्होंने कहा कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, व्हाट विल बी द करंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है आपका, प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस। उसका क्यों ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू आपका ईपीएस होता है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर उसकी ईपीएस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ईपीएस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है तो हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो आपसे पूछा गया, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मार्केट, सेकंड पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर कंपनी बी व्हेन प्राइस अर्निंग रेशियो 10, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू दिस। अब आपसे पूछा एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। तो यहाँ पे ये कंपनी होता है बी कंपनी, जो टारगेट कंपनी होता है वो। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बी कंपनी, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कंपनी ए। तो यहाँ पे 12.5 डिवाइडेड बाई 50 डेट इक्वल टू 0.25 ये। तो इसका मतलब ये है कि अपने एक शेयर बी के एक शेयर के बदले में कंपनी ए विल प्रोवाइड 0.025 शेयर। तो कंपनी के बी के एक शेयर के बदले में कंपनी ए कितना प्रोवाइड करेगा, अपना 0.25 शेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा।
तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालने के लिए पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, पोस्ट मर्जर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर ए का 4 लाख था, इनका 2 लाख था, लेकिन 0.25 एक्सचेंज रेशियो है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अगर कोई सिनर्जेटिक बेनिफिट नहीं है तो दोनों की अर्निंग आफ्टर टैक्स को ऐड कर देंगे। कोई सिनर्जेटिक बेनिफिट नहीं है तो 10 लाख आपका ए का था, 2.5 लाख आपका बी का था, तो दोनों का आपका इतना हो गया। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कंपनी ए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर तीसरा पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट मस्ट एक्सचेंज रेशियो ऑफ ए लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस शुड बी सेम। तो ए लिमिटेड का क्या आपका एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए ताकि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर रिमेन सेम। तो उसके लिए एक्सचेंज रेशियो हमेशा किसके बेसिस पे लेते हैं, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे लेते हैं। इफ एक्सचेंज रेशियो इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, प्री एंड पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर रिमेन्स सेम। अब ये आपका क्वेश्चन है एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ये। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ द कंपनी वांट टू रिमेन द पोस्ट अर्निंग पर शेयर सेम द एक्सचेंज रेशियो प्री एंड पोस्ट अर्निंग पर शेयर रिमेन्स वांट टू रिमेन पोस्ट ईपीएस सेम, देन एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तो एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस क्या हो जाएगा आपको, अर्निंग पर शेयर ऑफ बी कंपनी अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी, इसकी एक्सचेंज रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप प्लीज इसको देखिएगा। यह क्वेश्चन है ये एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि आज से 6 महीने के बाद आपको कुछ पीरियड के लिए इंटरेस्ट लेनी है, लोन लेनी है। आफ्टर सम टाइम्स यू वांट टू टेक लोन, तो लोन लेना चाहते हैं तो किस रेट पे लोन लिया जाए, किस रेट पे लोन लिया जाए ताकि आपको किस रेट पे लोन मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बैंक से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करते हैं और बैंक उसी रेट पे हमारा इंटरेस्ट देगा। चाहे मान लीजिए 4.5% हमारी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, तो हमारी अगर 5% भी इंटरेस्ट हो जाता है तो हमारी कॉस्ट कितना पड़ेगा, 4.5%। अगर मान लीजिए 3% भी हमारा इंटरेस्ट हो जाए फिर भी हमारी कॉस्ट कितना पड़ेगा, 4.5%। यह एक एग्रीमेंट होता है जो लोन लेने के पहले ही 6 महीना 3 मंथ पहले ही आप बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप यह बतलाते हैं कि मुझे इतना लोन मिलना चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, दैट इज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है ना, अब उन्होंने कहा कि पी लिमिटेड कंटेम्पलेटिंग द बोरो एन अमाउंट 50 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के लिए, 6 मंथ फ्रॉम नाउ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। आपको डर लग रहा है कि 8% से इंक्रीज ना कर जाए, बट इट मे गो अप 6 मंथ, 6 महीने के बाद बढ़ने का चांसेस है। तो द कंपनी वांट टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट दिस लाइकली टू बी इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। कंपनी हेज करना चाहता है इसे। द कंपनी बैंकर्स ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कितना परसेंट करता है, कंपनी का बैंक कहता है कि मैं आपको आज से 6 महीने के बाद, आज से 6 मंथ के बाद आपको 8.30% पे मैं 3 महीने के लिए लोन दे सकता हूँ। मीन्स आपको यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज से 6 मंथ यहाँ पे लोन आपको चाहिए, यहाँ पे लोन चाहिए अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 मंथ के लिए। तो आपका बैंक कहता है कि हम 8.3% पर एनम पे हम आपको लोन दे सकते हैं, है ना। इसको बहुत अच्छे से मैं अपनी क्लासेस में आपको समझाया हुआ है। तो कह रहे कंप्यूट द इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड रेट इन कॉस्ट इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अगर 8.60 पर जाए और 7.80 पर जाए, तो ये दोनों केस में आपकी इफेक्टिव कॉस्ट इतना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको जाने के बाद पता चलता है कि आपका 2 इंटरेस्ट रेट है, 8.60% पर एनम और 7.80% पर एनम अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो क्या इफेक्ट आएगा आपको, ये आपको बताना है। दैट इज अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बहुत आसान है, आप देखिए इसको। हमारे पास ये आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ये
6 महीना के बाद अगले 6 महीना में कितना ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो 6 + 3 ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो अगले 3 महीने के लिए हमारे 8.3% पे हुआ। ये लिखने का तरीका होता है 6 × 9 का मतलब आफ्टर 6 मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ कैसे है, 9 - 6 दैट इक्वल टू नेक्स्ट 3 मंथ। कितना लोन लेना चाहते हैं, 50 करोड़ लोन लेना चाहते हैं। हेजिंग कितना हुआ, 8.30% पर एनम। कंपनी विल बाई दिस, ये आपको खरीदेगा। अब सुनिएगा आप, अगर इंटरेस्ट रेट इतना होता है तो इसमें होता क्या है, सुनिएगा। आपको माइंड में मैं समझाता हूँ कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे इसका रूल क्या होता है, ये 6 मंथ टाइम हो गया, आपके पास ये 3 मंथ का टाइम हो गया। अगर यहाँ पे FRA आपने किया है 8.3%, अगर सपोज कीजिए मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंटरेस्ट रेट 8.60% है, तो आपको जो बैंकर है, बैंकर जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे पैसा देता है कितना, 8.60% माइनस 8.30%, आपको फ़ायदा हो गया। और ये जो फ़ायदा हुआ वो आपको यहाँ पे देता है, यहाँ पे बैंकर आपको देता है। लेकिन बात है कि आपको तो पेमेंट इंटरेस्ट यहाँ पे करनी है। बैंकर कहता है यार तुमको तो इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्यों लेना चाहता है। तो बैंकर प्री कॉन्ट्रैक्ट जिस समय स्टार्ट मैंने होता है उस समय देता है। तो इसीलिए यहाँ का इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पे देता है, क्योंकि विश्वास नहीं करता है, जो पार्टीज है वो बैंक पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए ये क्या करता है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो भी सेटलमेंट डे होता है, जो भी पीरियड होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे देता है, जो बेनिफिट होता है। अगर इनको कोई लॉस होता है तो इनको भी यहाँ पे बैंक को पे करना पड़ता है, लेकिन किसका, जितना पैसा इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू उनको सेटलमेंट करना होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ दिस दे हैव टू सेटलमेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गेन हो गया, क्योंकि ये एग्रीमेंट के साथ इतना होना था। मार्केट में एक्चुअली क्या है, फॉरवर्ड रेट सेल, ये रेट पर गया तो उनके गेन हो गया। गेन कितना हुआ, 0.30%। तो गेन कितना निकालेंगे, ये पैसा उनकी गेन हो जाएगा 3 महीना का इंटरेस्ट। लेकिन ये जो 3 महीना का इंटरेस्ट है प्रिवेलिंग रेट से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये जो पीरियड है 6 महीने के बाद और ये 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट तो एक्चुअली यहाँ पे पेमेंट करना है ना, तो लेकिन बैंक इनको यहीं पे दे देता है, यहीं पे आपको सेटलमेंट करना होता है। तो यहाँ के पैसे को यहाँ पे सेटलमेंट करना होता है, इसलिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कौन सी रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो रेट यहाँ पे चलता रहता है, उसी रेट से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जो रेट यहाँ पे चलता रहता है उसी रेट से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और इतना पैसा बैंक को देना पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि बैंक ने एग्रीमेंट किया था 3.0, अब मार्केट में रेट हो गई थी 3 इतना उस पॉइंट पे 6 महीने पे, तो इसलिए बैंक को देना पड़ेगा ये पार्टी को। तो ये पार्टी क्या करेगा, ये पैसे को डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि डिपॉजिट कब करेगा, यहाँ पे पैसा वो मिल गया, लेकिन इनको इंटरेस्ट कब देना है, यहाँ पे देना है, तो इसलिए ये पैसे भी उन्होंने यहाँ पे लेकर जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, गेन ड्यू टू FRA आफ्टर 3 मंथ लोन के 3 महीने के बाद ये इतना हुआ, लेकिन उनको लोन लेना पड़ेगा। एक तो सेटलमेंट हुआ एग्रीमेंट के कारण गेन और लॉस, इनको किसी दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ेगा या कहीं से भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब वो एग्रीमेंट इस रेट पे लोन नहीं लेंगे, वो मार्केट में जो रेट है इस रेट से लोन लेंगे। ये तो सिर्फ सेटलमेंट के लिए होता है, ये एग्रीमेंट सिर्फ सेटलमेंट के लिए, गेन और लॉस निकालने के लिए होता है। मार्केट में रेट अगर ये चल रहा था इसी रेट से लोन लेना पड़ेगा उनको, तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखिए आप, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 3 मंथ, तो 50 करोड़ लोन लिया 8.6% पे, 3 महीने के बाद उनको देना पड़ा इतना। तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया, इतना लोन था, इतना देना पड़ा, तो इतना इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। लेकिन गेन ड्यू टू फॉरवर्ड रेट कितना हुआ था, इतना हुआ था, तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया, इतना माइनस इतना,
तो ये आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 3 महीने का कितना होगा? 8.3%। इतना इंटरेस्ट देना पड़ा 50 करोड़ पे, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 3 से डिवाइड किया तो 1 महीने का हो गया। इतना इंटरेस्ट देना पड़ा 50 करोड़ पे, इतना इंटरेस्ट देना पड़ा 50 करोड़ पे, कितने? 3 महीने के लिए। तो 12 महीने का कितना होगा? 8.3। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमेशा आपको FRA जो किया है वही होगा, चाहे जो भी इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट 7.83, अगर FRA का रेट था आपका 8.30, आपने एग्रीमेंट किया है और आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, यहाँ पे सेल करेंगे कितना में? 7.80 में। ये मार्केट में रेट चल रही है तो आपको लॉस हो जाएगा। कितने की लॉस हो जाएगी? 0.50 का लॉस हो जाएगा। और ये पैसा आपको कब देना पड़ेगा? आपको ये 6 महीना बीत गया, 3 महीने के लिए लोन था, तो ये पैसा यही आपको सेटलमेंट डे पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैसा यहाँ पे देंगे, तो ये पैसा जो यहाँ पे इंटरेस्ट का उसकी प्रेजेंट वैल्यू देंगे। ठीक है ना? आपको लॉस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉस ड्यू टू FRA 6 मंथ फ्रॉम नाउ ऑन सेटलमेंट डे, आपको 0.50 का लॉस हो गया। 3 महीने का इंटरेस्ट इतना, आप वो 7.8 जो प्रिवेलिंग रेट है उसी रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये बात को समझिए। तो ये हो जाएगा, तो ये आपकी टोटल लॉस हो जाएगा। लेकिन ये अभी तुरंत आप देंगे। मान लो आपने ये भी लोन लेकर दिया, कितने परसेंट पे? करंट रेट पे लोन लिया जाता है। करंट रेट पे लोन लिया जाता है, बात को समझिए। इस रेट पे मैंने लोन लिया जो मार्केट में रेट चल रहा था। मार्केट में रेट क्या चल रहा था? 7.80% से रेट चल रहा था। तो ये आपको ये पैसा अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपने लिया, ये 6 मंथ हो गया, ये 3 मंथ, तो ये यहाँ पे आपको लोन लेके फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को सेटलमेंट किया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को सेटलमेंट किया। लेकिन आपको तो ये पैसा 3 महीने के बाद देनी है। एक्चुअली आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना होता है ये देखना होता है। तो इतना आपको कॉस्ट देना पड़ा। अब आप देखिए लोन अमाउंट, लोन आपने लिया 50 करोड़ का, इस रेट पे जो रेट मार्केट में चलता रहेगा वही रेट से आपको लोन मिलेगा। तो इतना हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। लेकिन लॉस ड्यू टू FRA, अपने FRA पे 8.30 पे आपने FRA किया था। करंट रेट क्या था आपको? 7.80%। तो दोनों का बीच का डिफरेंस आपको देना पड़ा। तो देना पड़ा तो लॉस इतना हो गया जो कि आपने यहाँ पे किया 3 महीने के बाद। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इतना हो गया। अब इंटरेस्ट कॉस्ट इतना हुआ तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो आपको FRA एक तरीका होता है हेज करने का, इंटरेस्ट को हेज करने का तरीका होता है। अब वो तरीका आपको फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्ट हो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका उतना ही होता है जो कि यहाँ बताई गई है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिएगा, ये म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का। और ये म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था, वही उसी का फोटोकॉपी मैंने कर दिया है। यही क्वेश्चंस है। इसमें 3 पार्टी है। एक पार्टी यहाँ पे मिस्टर आनंद, यहाँ पे मिस्टर बच्चन, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आनंद, मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर चारू। तो ये आनंद आपको B और ये C और चारू A। अब A प्लान क्या है? डिविडेंड इन री इन्वेस्टमेंट। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यहाँ पे A है तो ये क्या है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। और B प्लान क्या है? बोनस। यहाँ पे B प्लान क्या है? यहाँ पे आनंद का B, यहाँ पे बोनस वाला प्लान है। अब बच्चन साहब क्या करते हैं? C, ये B, और C क्या है? ग्रोथ। और बच्चन साहब C ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ वाला प्लान। 3 टाइप का। अब सुनिएगा, तीनों ने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 10 रुपये के
यूनिट पे एनएवी 10 रुपए के, तो 10,000 यूनिट परचेज किया। और चारू ने डिविडेंड री इन्वेस्ट, जितना डिविडेंड मिला उसको री इन्वेस्ट करने वाले प्लान में इन्वेस्ट किया। आनंद ने बोनस वाले प्लान में इन्वेस्ट किया और बच्चन ने ग्रोथ वाले प्लान में इन्वेस्ट किया। तो तीनों का रिटर्न निकालनी है। कौन से कंडीशन में? अगर ये प्लान ए चारू का है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, प्लान ए का है ऐसा, अगर एनएवी ये सारे क्या है, सारा एनएवी है, एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू, ये एनएवी है तो क्या रिटर्न चारू का होगा। और बी प्लान किसका है? तो बी प्लान आनंद का है, बोनस वाली केस में क्या होगा। और बच्चन जो सी प्लान है, बच्चन जो सी प्लान है उसका है ग्रोथ। तो तीनों की आपको एनएवी दिया हुआ है। अगर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ये एनएवी रहेगा, अगर मान लिया जाए ये आपको बी प्लान है बोनस वाली, तो ये एनएवी रहेगा। अगर ग्रोथ वाली प्लान है तो ये एनएवी रहेगा। ये तीनों का एनएवी अलग अलग दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई ऑल द ट्रांजैक्शन इज रिडीम्ड, 31 जुलाई को सारी ट्रांजैक्शन किया और 1999 में इन्वेस्ट किया गया। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म इनकम टैक्स 10% है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इतना है। तो आप तीनों का रिटर्न निकालिए, तीनों का रिटर्न। तो सबसे पहले मैं एक एक करके क्वेश्चन में बताता हूँ। ये चारू का मैं करता हूँ। चारू का क्या है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सुनिएगा, हमारे पास फेस वैल्यू कहिए चाहे एनएवी कहिए, आपका कितना है, 10 रुपया है। तो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स है। तो सबसे पहले 20% डिविडेंड मिला, तो 20% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 2 रुपया डिविडेंड मिला आपको। तो 2 रुपया जो डिविडेंड मिला वो आपका 10,000 यूनिट था। 10 रुपया एनएवी है, आइए 10,000 यूनिट था तो 10,000 ही है। यानी स्टार्टिंग में कौन सी डेट को, 04 को जब स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये 2 रुपया डिविडेंड मिला, 10,000 यूनिट है तो 10,000 यूनिट को कितना डिविडेंड मिलेगा, 20,000। तो 20,000 रुपया जो मिलेगा इसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया। इसको आप घर लेकर नहीं गए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो उस समय आपका जो यूनिट का जो रेट था वो क्या रेट था, यूनिट का रेट था 30.70। तो 20,000 रुपया को 30.70 के हिसाब से 651.47 यूनिट आपने खरीदा। तो अब आपके पास यूनिट कितना हो गया, अब आपके पास यूनिट के 10,000 पहले था और 65.47 आपने खरीदा। तो 10,651.47 आपके पास यूनिट हो गया। और इस डेट को यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई के ये फ्रैक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अब आपको ये 70% डिविडेंड मिला, 70% इस डेट को 70%, तो 70/100 इंटू 10 दैट इक्वल टू 7 रुपये का डिविडेंड मिला। और 7 रुपये का डिविडेंड मिला, इतना यूनिट है तो आपको 10,000 ऐसे भी कर सकते हैं, 10,651.47 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया आपको मिलेगा। और उस समय एनएवी क्या था, ये था। तो कितनी यूनिट परचेज करेंगे, री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इतनी यूनिट परचेज कर लेंगे। तो आपके पास इतना यूनिट पहले से था यहाँ पे और इतनी यूनिट आपने इस डेट को परचेज किया, तो आपके पास टोटल यूनिट कितना हो गया, इतना हो गया। इस डेट को फिर दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, इस डेट का आपको 40% था। तो आप देखिएगा 40/100 इंटू 10 दैट इक्वल टू 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन का एक इग्नोर करके आपको लिखिएगा तो होगा ये 40%, तो 44 हो जाएगा। लेकिन आपके पास यूनिट कितनी थी, इतना यूनिट था। ये फ्रैक्शन एक गलत है यहाँ पे। तो आपको 11,927.75 करेंगे तो इतना पैसा आपके पास आ जाएगा।
और इस पैसे से आप फिर इस रेट से यूनिट परचेज करेंगे तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फाइनली इस डेट को आपने इतना खरीदा और ये आपके पास यूनिट आ गया। अब सुनिएगा लास्ट, ये आपको 1 ईयर के अंदर में आ रहा है, क्योंकि 03 है 15 है, 4वां महीना है, 5वां महीना है। अब आपको यहाँ पे ये आपको देखिएगा यार, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस डेट को 40% फिर डिविडेंड मिला, इतना डिविडेंड मिला, इसको री इन्वेस्ट किया देता, तो इतना यूनिट आपको कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। अब आपने टोटल सेल कब किया? 31/07/2007 को सेल किया, तो आपकी रिटर्न कितनी आ जाएगी? देखिएगा, रिडीम्पशन वैल्यू आपने इतनी यूनिट था 53.75। कैसे 53.75 आया? लास्ट में ये प्लान है, ये प्लान क्या है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, ये प्लान डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है। इस बार इस डेट को रिडीम किया तो उसमें एनएवी कितना था? ये आपका एनएवी था, ये सारी एनएवी से मैं डिवाइड करके ये डिविडेंड ग्रोथ रेट था, हर एक साल डिविडेंड मिलता गया। अब इस डेट को आपने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस डेट को रिडीम करेंगे और इसकी प्रीसीडिंग वाली एनएवी क्या है? कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल 48.10, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए काम में आएगा आपको। और ये 53.75 रिडीम किया आपने, जिसमें आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किस पे लगेगा? 0.2% लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने में? 10% लगेगा, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब सुनिएगा यार, आपने रिडीम किया इस डेट पे तो इतना पैसा आया, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको कितना परसेंट टैक्स आएगा? 0.2% टैक्स होगा। तो इससे आपने इतना टैक्स मिल गया आपके पास ये पैसा है, आपके पास आ गया। इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे आपने बेचा तो ये वाला ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिया था, तो ट्रांजैक्शन टैक्स तो हटेगा, लेकिन इस पे आपने खरीदा था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। कितनी यूनिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई थी? 114.43। 114.43 कैसे आया? देखिएगा आप, यहाँ पे इस डेट से लेके इस डेट के बीच में दोनों डेट, ये 1 ईयर के अंदर में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है 1143.5। तो इसको खरीदा कितने में था? 46.45 पे खरीदा था, सॉरी इसको खरीदा कितना था? 48.10 पे खरीदा था, 48.10 पे खरीदा था। बेचा कितना में? 53 पॉइंट समथिंग पे। तो उसका जो होगा वो कैपिटल गेन होगा। तो 53.7 पे बेचा, खरीदा इतना पे, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इतने पे बेचा था, इतने पे खरीदा था, जो बेचा था उस पर इतना परसेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया था, इसीलिए इसको माइनस किया गया। और 10% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितनी यूनिट पे? इतना, तो ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिया, तो नेट आपका ये रिटर्न हुआ। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000 यूनिट खरीदा था 10 रुपए की रेट से, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और आपको मिला इतना, तो इतना रिटर्न आ गया। अब कितने साल के अंदर में आया? आपने बिजनेस परचेज किया था इस डेट को 01/04/1995 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बेचा आपने ये 01/04/2005, तो यहाँ पे आ गया। तो इसके 10 साल हो गए, 10 साल इंटू 12, 120 महीना हो गए। और 04 से लेके 07 तक 4 महीना ये हो गए, टोटल 120 महीना प्लस 4, 124 मंथ हो गए। और रिटर्न परसेंटेज फॉर एनम कितना हो जाएगा? आपको इतना परसेंट रिटर्न परसेंटेज हो जाएगा, 67.64% रिटर्न परसेंट हो जाएगा। अब आपको ये आपका फर्स्ट मेथड के बेसिस पे 64.64% आपका रिटर्न परसेंटेज आ गया। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना बेटा? अब आपका दूसरा काम चलते हैं, ये बोनस प्लान में चलते हैं, मिस्टर आनंद के प्लान में चलते हैं। तो बोनस प्लान कौन सी है? देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, बोनस प्लान। अब यहाँ पे आपको बोनस प्लान में देखिए,
बोनस प्लान। तो बोनस प्लान किन का था? बी वाले का, बी वाले का बोनस प्लान है। अब बी का ये है एनएवी। बोनस प्लान यहाँ पे मिला है एक बार, ये 31/03/0 5 बोनस मिला है 4 में, तो 10,000 पे कितना होगा? 12,500 बोनस होगा। तो 10,000 प्लस 12,500 दैट इक्वल टू 22,500 यूनिट इस डेट को हो जाएगा। इस डेट को 22,500 यूनिट। फिर बोनस यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है 1:3, तो 1 मिला है 3 पे, तो 22,500 पे कितना मिलेगा? तो 7,500 मिलेगा। तो आपके पास कितना? 22,500 प्लस 7,500 दैट इक्वल टू 30,000 यूनिट हो जाएगा। फिर बोनस यहाँ पे मिला है 1 मिला है 4 पे, तो 30,000 पे कितना बोनस मिलेगा? तो आपको 7,500, तो टोटल आपके पास यूनिट कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 7,500 दैट इक्वल टू 37,500 बोनस मिलेगा यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पे रिडीम बोनस मिला तो किस रेशियो से मिला? 48.10 के रेशियो से, सॉरी 19.25 के रेशियो से मिला, 19.25। इसको रिडीम इस डेट को करेंगे तो कितना? 22.95 इतना पे। तो ये दोनों 2005 के अंदर में ही है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इस दोनों के बीच में। तो 7,500 पे यूनिट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको गेन भी होगा। अब इसको देखिए, मैं बनाता हूँ यहाँ बोनस प्लान। जो जो डेट पे बोनस मिला है उसको मैंने लिखा है। इस डेट को 10,000 यूनिट था, यहाँ पे बोनस मिला 12,500, तो आपके पास यूनिट होगा इतना। फिर इस डेट को 22,500 यूनिट था, ये आपका एनएवी था 13, बोनस मिला इतना, तो 22,500 30,000 हो गया। इस डेट को आपको ए एनएवी था, इस रेट से बोनस मिला इतना, इतना आप रिडीम करेंगे। तो ये जो डेट है ये 7,500 का, इसको आप रिडीम करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अब देखिए, आप इस रेट से आपने रिडीम किया, इतना पैसा आ गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% दिया ए, तो ये पैसा नेट आया। ये से आपने बेचा, इस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन दिया था, तो टैक्स को पहले हटाओ। और आपने खरीदा कितना पे था? 19.95 पे, कितना यूनिट? 7,500। तो ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स दिया। और ये आपका क्या हो जाएगा? आपको नेट रिसीव हुआ 100, आपने क्या किया था? आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये आपका नेट रिटर्न आएगा। रिटर्न परसेंटेज क्या होगा? इतना मिला, इतना पे 124 महीना, 12 महीने के लिए कितना? इतना हो जाएगा। टोटल मंथ कितनी है? 124। तो हम पर एनम कैसे निकालते हैं? 12 महीने के निकालते हैं। इतना परसेंट रिटर्न इतना महीने में, तो 12 महीने में कितना? ठीक है। अब लास्ट में आता है बोनस प्लान। बोनस प्लान में हमें क्या करनी है? कुछ नहीं करनी है। बोनस प्लान में हमें बहुत आसान होता है। बोनस क्या है? सी वाला प्लान है। आपने यहाँ पे 10,000 यूनिट खरीदा था 10 रुपये के रेट से, और लास्ट में आपने ये वाला एनएवी आया, लास्ट में रिडीम किया इस रेट से, लास्ट में रिडीम किया इसने 124 महीने पे, 124 मंथ में आपने रिडीम किया इस रेट पे। ठीक है। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, लास्ट में 10,000 यूनिट नहीं चेंज होगा, यूनिट जो होगा वही होगा। और इस रेशियो से आपने बेचा तो इतना पैसा आपके पास आया। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ये दिया, तो ये रिटर्न है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था ये हो गया, तो आपका 69.59% हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी पार्ट है। देखिए, ये क्वेश्चंस आपका बहुत इजी क्वेश्चंस है, फॉरवर्ड प्राइसिंग का क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिविडेंड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
इज अवेलेबल आर लिमिटेड दैट पे एन एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड कितनी है? 4 रुपया है। हुज स्टॉक करेंटली प्राइस कितनी है? 125। ईच कंट्रैक्ट इज कॉल फॉर द 100,000 शेयर्स इन अ स्टॉक डेली मार्केट। द कॉर्पोरेट ट्रेजरी बिल इंटरेस्ट रेट इतना है। तो आपने अभी किसी स्टॉक की प्राइसेस कितनी है? 125। तो यहाँ पे 1 साल के बाद आपको इसकी फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे डिविडेंड कितना मिला? 1 साल में 4 रुपया मिला। कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन व्हाट प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी। क्या प्राइस होना चाहिए था? फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा भाई? N25 1 + 0.08 - 4 हो जाएगा, ठीक है। इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज बाई 6%, तो स्टॉक प्राइस 125 था तो इतना से डिक्रीज कर जाएगा, तो जो प्राइस होगा इसमें 1 + 0.08 से मल्टीप्लाई -4, ये वाला आपका प्राइस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस विल इन्वेस्टर दैट विल हैव लॉन्ग पोजिशन, पहले उसने खरीदा था, इस पे बाई किया और बाद में प्राइस ये हो गया, बाद में प्राइस सेकंड वाला हो गया। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बाई, शॉर्ट का मतलब सेल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रियलाइजेज अ गेन और लॉस, व्हाट विल बी द टैक्सेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप देखिए फेयर फ्यूचर प्राइस का आपको इंटरेस्ट के बेस पे, डिविडेंड के बेस पे और कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पे, स्टोरेज कॉस्ट के बेसिस पे और कन्वीनियंस यील्ड के बेसिस पे, ये सारे के बेसिस पे हम फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, जो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपनी क्लासेज में बहुत अच्छा से मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब फेयर फ्यूचर प्राइसेज ये हो गया, आपको यहाँ पे इतना आ गया, 4 हो गया, 135 4 माइनस करेंगे ये हो जाएगा। 1 कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 यूनिट्स हो जाएगा। फ्यूचर बाई आपने इतना प्राइस करेंगे, ये इतना यूनिट खरीदेंगे इतना प्राइस पे। इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक सेकंड में 6% से गिर गया, तो 6% से गिर गया तो ये हो गया, तो इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा? इतना से हो जाएगा। तो ये इस पे खरीदा था, इस प्राइस पे बेचा था, तो लॉस कितना हो जाएगा आपको? इतना। तो फ्यूचर बाई दिस, फ्यूचर से दिस, लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल मॉडल आपको डेरिवेटिव में ऑप्शन वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। देखिए आप, एबी लिमिटेड इक्विटी शेयर प्रेजेंटली सेलिंग ₹500, अभी उसका सेलिंग 5% है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिस, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट देर इज अ 70% चांस दैट विल गो इतना, और 30% चांस दैट विल गो 450। 3 months from now there will be the call option on the share for which can be exercised। exercise price ये है। if the investor want to perfect hedge what combination should be taken? perfect hedge मैंने आपको hedge ratio निकालना पड़ेगा। explain how investor will able to maintain the position of realization, क्या maintain होगा? if the risk interest at 5% 3 month period, what is the value of option beginning? बिगिनिंग में क्या होगा? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज का स्पॉट प्राइस देखते हैं। तो आज की स्पॉट प्राइस कितनी है? 500 रुपया। यहाँ टाइम पीरियड कितनी है? द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट 70%, 3 मंथ, ये 3 मंथ है, 650 450, 3 मंथ का टाइम पीरियड है। और यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 550 रुपया है। इसकी मार्केट प्राइस आपको हो सकता है 650 हो जाए या 450 हो जाए। तो यहाँ पे जो हायर कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन के केस में मार्केट एक्सरसाइज ओनली व्हेन मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, तो उस केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस जब लोअर होता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है? 0 हो जाता है कॉल ऑप्शन में। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन्होंने कितना % दिया हुआ है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5% है, 5% इंटरेस्ट रेट है। तो हेज रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। हेज रेशियो
डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस। अब उसको स्टेप्स स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शन वैल्यू निकाला गया है जब 650 होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हायर प्राइस होता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, और कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो होल्डर को जो इसके बीच की जो डिफरेंस है वो आपको फायदा होता है। क्यों? 650 की गुड्स को वो कितना में खरीदने के राइट है, 550 में, तो 100 की फायदा हो गई। यहाँ पे जब लोअर प्राइस होता है, मार्केट में ही 450 मिल रहा है, तो 550 में क्यों खरीदेगा, तो कॉल ऑप्शन लेने से कोई फायदा नहीं होता, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे आपको माइंड करना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन वैल्यू एंड मार्केट प्राइस 650, तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला का लॉजिक है, आप डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हायर प्राइस होगा तो डिफरेंस वैल्यू ये हो जाएगा, लोअर प्राइस होगा तो जीरो हो जाएगा वैल्यू। ये फॉर्मूला था मैक्सिमम मार्केट प्राइस मैंने 650 जीरो, तो दोनों में आपका मैक्सिमम कौन सा है, 100 है तो 100 ले लिया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, -100, जीरो तो जीरो हो जाता है। ये फॉर्मूला है, लेकिन आप डायरेक्ट देखिएगा, जब हायर प्राइस होगा कॉल ऑप्शन के केस में तो डिफरेंस वैल्यू होगा वो होगा, जब लोअर प्राइस होगा कॉल ऑप्शन के केस में तो जीरो वैल्यू हो जाएगा। इसका ये इसी लॉजिक से बनता है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपका हेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हेज रेशियो का फॉर्मूला, हेज रेशियो का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन में 100 था, जीरो था, 650 था, 450 था, तो 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, अगर ये कॉम्बिनेशन रखेगा, एक शेयर राइट करेगा राइटर, एक शेयर राइट करेगा तो 0.5 शेयर अगर वो क्या कर लेता है, 0.50 शेयर अगर वो आज परचेज करता है तो उसको फ्यूचर में कोई लॉस होने की चांसेस नहीं है। एक शेयर राइट करता है उसके लिए 0.50 शेयर आज परचेज कर लेगा, उसको फ्यूचर में कोई लॉस होने का चांस नहीं है। तो उन्होंने इसी को हेज रेशियो कहा जाता है। फॉर हेजिंग राइटर विल हैव टू बाय 0.5 शेयर ऑफ AB लिमिटेड फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन, कैश रिक्वायर्ड टू बाय, ये शेयर खरीदने के लिए क्या है, आज 550 है, 250 रुपये चाहिए। वो पैसा आएगा कहाँ से, तो राइटर को दो तरीका से पैसा आता है। एक तो प्रीमियम मिलता है राइटर को जो होल्डर देता है, तो ये तो प्रीमियम उसका मिला, ऑप्शन प्रीमियम, और दूसरा बैंक से पैसा, जो पैसा सोलो होगा वो बैंक से पैसा निकालेगा। तो यही ऑप्शन प्रीमियम निकालना होता है। अब बैंक बोरिंग निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कैश की पोजीशन होगा, कैश का पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे एक्सरसाइज है ना, यहाँ पे राइटर का कैश की पोजीशन क्या होगा वो निकालते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट प्राइस 550 है, तो 650 है, तो 550 में राइटर को देना पड़ेगा 650 की गुड्स को, तो राइटर को लॉस हो जाएगा 100 रुपया। तो लेकिन राइटर ने 0.5 शेयर खरीदा भी था, तो ये वाला शेयर बेचेगा वो, तो कैश पोजीशन कितना होगा, 650 में 0.5 शेयर बेचेगा, इतनी की उनको लॉस हो जाएगी, तो 225 कैश की पोजीशन होगा यहाँ पे एट एक्सपायरेशन पे। अगर मार्केट प्राइस 450 है तो ऑप्शन राइट करने से जीरो की लॉस होगी, लेकिन राइटर आपको 0.5 शेयर जो खरीदा था हेज के लिए वो बेचेगा, तो उसको भी कितना पैसा, ये 225 हायर प्राइस में भी वही होगा, लोअर प्राइस में भी वही होगा। यही क्वेश्चन में बोला था आपसे, क्या क्वेश्चन बोला था कि वह पोजीशन बताइए जो इंडिफरेंट लेवल हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ शेयर प्राइसेस। शेयर की कोई भी प्राइस क्यों नहीं हो, लेकिन आपको मेंटेन आइडेंटिकल, मैंने सेम आपको मेंटेन करेगा। तो इस केस में आपका प्राइसेस कितना हो गया, 225 यहाँ पे हो गया, 225 यहाँ पे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ बैंक पर। अब सुनिएगा, इसको लॉजिकली समझिए। ये 3 मंथ के पीरियड है, यहाँ पे राइटर 100% श्योर है
कि मुझे 225 मिलेगा, चाहे मार्केट प्राइस 650 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस 450 क्यों नहीं हो जाए। तो आज मुझे बैंक में पैसा लेना है, आज मुझे बैंक से पैसा लोन लेनी है, तो कितना पैसा मैं लोन लूँ ताकि नो गेन नो लॉस हो जाए, नो गेन नो लॉस पे। तो मैं ये 100% अगर श्योर हूँ कि 225 रुपये मुझे मिलेगा ही, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू बैंक से ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन ये हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, बैंक बोरोइंग प्लस ऑप्शन प्रीमियम 250 था, बैंक बोरोइंग इतना था, तो ऑप्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा, इतना, ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। दिस इज ऑप्शन वैल्यू, दिस इज द ऑप्शन वैल्यू कहिए, ऑप्शन प्रीमियम कहिए, प्रीमियम कहिए चाहे ऑप्शन वैल्यू कहिए, इज द सेम थिंग। अब उन्होंने कहा कैलकुलेशन ऑफ गेन, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, इतना हो जाएगा। गेन ड्यू टू ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू जो हमने उस तरह से निकाला, तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो गेन हो जाएगा, गेन परसेंटेज आपका इतना आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये बहुत अच्छे से समझ आया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल का है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अब देखिए स्टडी मटेरियल आरटीपीए सारे कर लेते हैं, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। एक्सक्यूज मी, क्लोजिंग शेयर वैल्यू बीएसई 6 एंड 17, 6 डेट को और 17 डेट को, डे ऑफ द मंथ जनवरी ऑफ द ईयर, दिस इज फॉलोज। ये सेंसेक्स आपकी पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें क्लोजिंग पॉइंट्स, इसमें नो ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग हुआ है, नो ट्रेडिंग, ये क्लोजिंग सेंसेक्स पॉइंट्स है। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि सेंसेक्स की पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, निफ्टी की पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखिएगा यहाँ पे नो ट्रेडिंग 3800, कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेंसेक्स ड्यूरिंग द पीरियड 30 days, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ द कैन बी एज्यूम्ड at 3500, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल 30 days इज दिस, ये एक्सपोनेंट होता है। प्रूव द एनालाइजिंग कैलकुलेशन ऑफ द बेस। एग्जैक्ट इसी टाइप की क्वेश्चन को, सेम टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइटली आपको डाटा में चेंज है, लॉजिक में कुछ चेंजेस नहीं है, वो आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ। ये भी यहाँ पे 6th है, यहाँ पे 17th है, यही आपका नो ट्रेडिंग 18,000 है, यहाँ पे आपको 15, सारी डाटा को 50% आधा कम कर दिया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपको एक्सपोनेंट ये होता है, एक्सपोनेंट 30 days का ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो इसका मेथड क्या होता है, उस मेथड को आप लोग समझिए, पहले प्रोसीजर को समझिए। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कंसीडर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करंट डे, उसकी इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स की पॉइंट्स क्या है। अब आपको दूसरा, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द प्रीवियस डे फ्रॉम द करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स से, आज की इंडेक्स से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रीवियस का। तो ये हमेशा स्टार्टिंग का आपको गिवन होता है, स्टार्टिंग का हमेशा गिवन होता है। जैसे यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, ये 1500 दिया है, इसके पहले आपकी क्वेश्चन में कितना दिया था, 35,000 दिया था। यहाँ पे ये भी आपको हमेशा गिवन होता है, ये भी गिवन होता है। अब देखिए ये दिया है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो इसको हम प्रीवियस बेस का, सबसे पहले बेस का क्या मानेंगे, प्रीवियस ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मान लेंगे, इसको प्रीवियस ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मान लेंगे। ठीक है ना बेटा। अब आप आइए, आप मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस कंप्यूटेड अबव, exponential value will be given in the questions, exponential value given in the questions। exponent value कितना दे दे, exponential value difference of the computed exponential value given in the question में दिया रहता है। add or less the product obtained of the exponential value of the previous day
तो पहले जो आपने एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला है उसमें ये प्रोडक्ट को क्या करनी है, ऐड करनी है, इसको माइनस करनी है। माइनस करने के बाद इसमें एक्सपोनेंट वैल्यू जो 0.062 आया उसे मल्टीप्लाई करनी है। अब प्रीवियस वाले में इसको ऐड और माइनस करनी है, अगर माइनस में होगा तो माइनस करनी है, प्लस में होगा तो प्लस करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिएगा 6 डे का हमारा इंडेक्स की वैल्यू ये था, जो कि मैंने पहले बताया कि कंसीडर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करंट डे, ठीक है ना। सेकेंड, सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज द प्रीवियस। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 15,000, इसको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्रीवियस डे 15,000 है। अब यह 1 है, ये 2 है, तो 1 माइनस 2 करनी है। तीसरा में लिखा है ना सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या किया, ये जो आता है उसमें एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो गिवन होता है एक्सपोनेंट से, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कंप्यूटेड अबाउट, डिफरेंस जो कंप्यूट किया गया है। अब उसको क्या करनी, मल्टीप्लाई, ऐड और सब लेस, वो माइनस होगा तो लेस होगा, प्लस होगा तो ऐड करेंगे। हर एक में आपको यही करते हैं, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किया आपने, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, और ये 15,000 से किया, 15,000 से 15,000 माइनस 0.-29.636 करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब इस साल इस डेट के लिए ये प्रीवियस ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर मूविंग एवरेज जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट की वैल्यू ये था, ये प्रीवियस ईयर मूविंग एवरेज ये है। आपने इससे इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, इससे अपने 0.602 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसमें से आपको क्या, इससे क्या माइनस किया, 2.812 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको वही सेंसेस की वैल्यू ये है, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर इसमें आपको 0.62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.062 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और ये आने के बाद हम इसको प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 15.776 तो ये आ जाएगा। ये सब में यही स्टेप करनी है, ठीक है ना बेटा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आएगा। दूसरी बात है, देखिए पहले हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 14,970 था, 14,960 था, 14,980 था, 15,000, 15,000, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर कैपिटल मार्केट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम मानेंगे कि बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट, मार्केट इंक्रीजिंग कर रही है ना। तो इन्वेस्टर लॉन्ग पोजीशन, उसमें क्या होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बाई करनी चाहिए, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये एक्चुअली कहिए तो सीए इंटर का क्वेश्चन है। सीए इंटर में एक चैप्टर होता था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस होता था, उसी का क्वेश्चन है। उन्होंने दिया हुआ है, एक कंपनी है, उस कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर आपको 40 लाख शेयर है, 10 है तो 4 करोड़ रुपया इक्विटी है, और इंटरेस्ट 10% से इतना 1 करोड़ है, तो 10 करोड़ उसके पास डेप्ट है, और 8 करोड़ उसका अनडिस्प्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी को चाहिए कितना पैसा, आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए, 3 करोड़ कंपनी को चाहिए। और उसके लिए अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 35 नहीं 45% से अगर एक्सेस है तो प्राइस अर्निंग रेशियो 8 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अदरवाइज प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स तो होगा ही। अगर डेप्ट से पैसा रेज करते हैं तो क्या पैसा रेज करना चाहिए 3 करोड़, या इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए। इक्विटी को जब 25 रुपया ज़्यादा पे हमने करेंगे उसको रेज करेंगे, तो यहाँ पे ₹25 इट विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ ₹25 ईच। अगर 25 रुपीज़ से हम पैसा उठाएंगे तो कहाँ से पैसा उठाएंगे,
तो इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला जाता है। मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने में आपकी जिसकी ज़्यादा होता है वहाँ से पैसा उठाना चाहिए। ठीक है ना बेटा। अब आइए आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों अल्टरनेटिव का, डेप्ट का और इक्विटी का। दूसरी बात, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। 45% से अगर कम होगा तो 10 प्राइस अर्निंग रेशियो होगा, 45% से ज़्यादा होगा तो 8 प्राइस अर्निंग रेशियो होगा, जो क्वेश्चन में आपको बोली गई है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला है एग्जिस्टिंग शेयर 40 लाख था, 10 रुपये के रेट से 4 करोड़ हो गया। रिजर्व में सरप्लस 8 करोड़ रुपया था, और डेप्ट 10%, 1 करोड़ इंटरेस्ट था, 10% के साथ 10 करोड़ ये था। तो टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारे पास 22 करोड़ हो गया। पैसा उठाना चाहता है 14% डेप्ट पे उठाया तो 3 करोड़ हो गया, और ये 3 करोड़ 25 के रेट से 12 लाख शेयर आपका इतना पैसा हो गया, टोटल पैसा इतना हो गया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेप्ट अपन इक्विटी, तो 13 लाख, ये 52%, तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो इतना हो जाएगा। और ये 10 लाख, तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 40% हो गया, 45 से कम, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप देखिए इन्होंने कहा जिस रेट से पहले हम कमाते थे उसी रेट से नया कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, फिर भी उसी रेट से हम कमाएंगे। तो पहले किस रेट से कमाते थे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ा। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड इनटू 100। ये हमने 5 करोड़ कमाया 22 करोड़ इन्वेस्ट करके। 22 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे हमारी EBIT कितना थी, 5 करोड़ रुपया था, करोड़ में है। तो एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 करोड़ का आया तो 22.72। अब कितना, 22 + 3, हमने 25 इन्वेस्ट किया तो इसी रेट से कमाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ EBIT आफ्टर एडिशनल फाइनेंस, 25 करोड़ इतना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, फर्स्ट अल्टरनेटिव में 40 करोड़ था, इसमें आपको 12 लाख था तो 52 लाख नंबर ऑफ शेयर हो गया। अब आपका कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, 2 अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव। इंटरेस्ट ओल्ड का नया में तो सेकंड में तो इक्विटी से पैसा उठाया गया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये पुराना वाला इंटरेस्ट है, ये नए जो हमने 3 करोड़ उठाया उसका इंटरेस्ट है। ठीक है ना, 14% पे, तो 14% पे 3 करोड़ का इंटरेस्ट है, 3 करोड़ का। ये पुराना 1 करोड़ तो इंटरेस्ट था ही। अब ये आ गया, ये हो गया। लेस टैक्स 25%, तो 75% अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो EPS हो गया दोनों का। प्राइस अर्निंग रेशियो ये, तो क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है इसीलिए हम इक्विटी से पैसा रेज करेंगे। बहुत आसान है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, वह कंपनी 3 जगह एक्सपोर्ट करती है, जापान में, USA में, यूरोप में। तो आपको 2 तरीका से आपको बतानी है कि क्या उसको हेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका जो पैसा आने वाला है 90 दिन के बाद, 90 डेज के बाद, तो आप 90 डेज के स्पॉट रेट पे पैसा रिसीव करोगे फॉरेन करेंसी, या आप 90 डेज के स्पॉट रेट पे आप पैसा रिसीव करोगे। तो जितना पैसा आपके पास आएगा वह पैसा हम स्पॉट पे भी कंपेयर करेंगे और 90 डेज की फॉरवर्ड रेट पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों पे जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस पर हम रेज करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये रुपीज में दिया हुआ है, और सेल का प्राइस है, सेल का प्राइसेस जो दिया हुआ है पर यूनिट, ये फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको यूज करके, सेल पैसे को यूज करके कितनी यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया जापान में, USA में, वो निकालेंगे आप। और ये आपका 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है, ये आपका स्पॉट रेट है। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमारे होगा यूनिट। वर्किंग नोट सब, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, इतना भेजा गया इस रेट से तो इतना यूनिट, इतना भेजा गया इस रेट से तो इतना यूनिट, इतना भेजा गया इस रेट से तो इतना यूनिट। क्यों?
क्यों निकाला गया यूनिट? क्योंकि हमारे पास जो रुपया में दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में है, तो सेल भी हमें रुपीज में निकालना पड़ेगा, सेल प्रोसीड भी हमें रुपीज में निकालेंगे, तब तो वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट इन रुपीज इफ इट इज हेज। हेज का मतलब आपने फॉरवर्ड रेट लिया, आपने कौन सा रेट लिया? फॉरवर्ड रेट लिया। अब सुनिएगा, आपके पास यहाँ पे समझने की एक बहुत अच्छे पॉइंट्स होनी चाहिए। यहाँ पे जापान है, एक इंडिया है, यहाँ पे बैंक है। बात को समझिए, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया, ये आपको यन दिया, इतना येन आपने दे दिया। ये यन इंडियन कंपनी नहीं रख सकती अपने पास, यह एन यहाँ पे देगी कंपनी बैंक को, इंडियन बैंक को येन, ये येन के बदले में ये इनको रुपीज देगा। यहाँ पे कोमोडिटी करेंसी क्या है? ये रुपीज का रेट लिखा गया है, पर रुपी वन कमोडिटी करेंसी रुपी है, तो बैंक के पास से रुपया जा रहा है, बैंक के पास से रुपया जा रहा है तो रुपया बेच रहा है, तो सेलिंग का रेट लगेगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा सेल करने का रेट हाई होता है, बैंक का हमेशा सेल करने का रेट हाई होता है, ये वाली रेट लगेगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, मेरी फर्स्ट क्लास फॉरेक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसको, एक्सचेंज रेट को फर्स्ट क्लास फॉरेक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यूट्यूब पे मैं रख दूंगा, मेरी क्लासेस में आपको मेंशन किया गया। तो आपको यहाँ पे ये वाला देखिएगा रेट है, 1 रुपया का रेट क्या है? 2.427 है, ये फॉरवर्ड रेट पे 2.427। तो अगर आपका 78 लाख आएगा तो 2.427 से इतना लाख आपको होगा। उसी तरह आप यूएसए में ये रेट है तो आपको इतना रुपया होगा। उसी तरह यूरोप में ये रेट है, जो कि रेट आपको सबको उसी तरह एक्सप्लेन करनी है। 0.0216 यूरो यूएसए का, 0.0178 यूरोप का। एक्सपोर्ट का रेट ये होगा, एक्सपोर्ट का रेट ये होगा, एक्सपोर्ट का रेट ये होगा। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे आ गया ये पैसा, ठीक है ना। अब आपका रुपीज में सेल आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन सेल इन रुपीज इफ हेज इज नॉट डन। अब हेज नहीं करेंगे तब तो ये वाला रेट लगेगा 2.459, 0.2156 डेज। ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे हेज नहीं करेंगे तो ये वाला रेट लगाएंगे। बात को समझिए, ये रेट लगाएंगे, ये रेट लगाएंगे, ये रेट लगाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों का हमने हेज करेंगे तब कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो दे। तो ये दिस ये सेल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट का रेट दिया हुआ है रुपीज में, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, कंट्रीब्यूशन इतना गया। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कितना है? हेज करेंगे तो, हेज का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.56% हो गया, 19.56%। अगर हेज नहीं करेंगे तो उसी तरह कंट्रीब्यूशन तो निकालेंगे तो कितना हो गया? 19.17% हो गया। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हेज के कारण ज़्यादा है, तो इसलिए हेज करना बेटर है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना बेटर है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करना बेटा। ये क्वेश्चंस क्या है? ये आपका वैल्यू एट रिस्क आपको बोला है, वैल्यू एट रिस्क आपके स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस है। वैल्यू एट रिस्क 2 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वैल्यू एट रिस्क। इसको मैं बहुत अच्छे से अपनी क्लासेज में मेंशन किया हुआ है बेटा। पूरी क्लास की बातों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। देखिएगा इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन 2 कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट एबीसी में इतना लाख कर रहा है, इतना कर रहा है। डेली स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इतना है, और
डिटरमाइन 10 days 99% वैल्यू एट रिस्क ऑफ द कंपनी जेड का ये दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है। ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, नहीं तो टेबल दिया रहेगा। तो टेबल दिया रहेगा, टेबल को कैसे निकालेंगे? सीए फाउंडेशन की मेरी क्लासेज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस करके मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन होगा तो। यहाँ पे क्या है, कंसीडर अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट, वही आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 1%, ये है, ये सेम क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि ये 10 डे ट्रेडिंग, इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ये होता है 10 वेट दोनों का, अगर मान लीजिए इतना है, ये 400 है तो ये 0.5 वेट हो जाएगा, 0.5 वेट हो जाएगा। तो 0.5 वेट क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, ये हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो जाएगा। वोलेटिलिटी इन रुपीज, रुपीज में वोलेटिलिटी क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू ए स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितने हैं? 4 करोड़ का है। अब पोर्टफोलियो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इतना हो गया। अब वैल्यू एट एक्सपेक्टेड लॉस एट 90%, 99% कॉन्फिडेंस लेवल 10 डे ट्रेडिंग, ये कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड लॉस? वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क। तो इसका फॉर्मूला था वैल्यू वोलेटिलिटी इन रुपीज, रुपीज में वोलेटिलिटी होता है वो जेड की वैल्यूज नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। तो ये आपको आया है जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। इसको निकालने का क्या है? पोर्टफोलियो रिस्क पहले निकाल लेंगे। अब वोलेटिलिटी इन रुपीज क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक्सपेक्टेड लॉस एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल ट्रेडिंग डेज, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब आपको ये वाला आपका होगा एक्सपेक्टेड लॉस। आपकी बुक की सॉल्यूशन बताता हूँ इसी क्वेश्चंस का, वो ऐसे बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। आपके स्टडी मटेरियल की सॉल्यूशन है। अब मैंने आपको स्टेप स्टेप करके बनाया तो आपको बहुत ईजी होगा। प्लीज रेफर टू पैराग्राफ दिस बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन आपकी पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा आप। इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स होल्ड अप फॉलोइंग पोर्टफोलियो सिक्योरिटी, यहाँ पे कॉस्ट लगा ए बी सी और ये बॉन्ड है। डिविडेंड आपको इतना मिला, मार्केट प्राइस ये है, बीटा आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला जो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा आर ए माइनस आर एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है, ये रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है। तो हमारी एजम्पशंस क्या होगी कि ये जो 4 सिक्योरिटीज का जो एवरेज रिटर्न जो हो जाएगा वही आपका रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई P0। अब उसी को रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो मानेंगे। CAPM में निकालने के लिए तो मार्केट पोर्टफोलियो चाहिए ना, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो मानेंगे। ये सबको क्या मानेंगे आप? ये सबको क्या मानेंगे? P0 मान लेंगे। ये सबको क्या मानेंगे? जो लास्ट की प्राइसेस है P1 मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। और इसमें पुट करेंगे तो रिटर्न जो आएगा वो रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो हो जाएगा। और CAPM के लिए रिस्क फ्री तो दिया ही है, बीटा दिया ही है, तो निकल जाएगा। एवरेज रिटर्न निकालना है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ये फॉर्मूला से इसको हम P1 माने हैं, इसको हम P0 माने हैं, P1, इसको हम डिविडेंड माने हैं, इसको हम P0 माने हैं 15। अब आपका क्या हो जाएगा? CAPM मॉडल से ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा रिटर्न। अब एवरेज रिटर्न आपका हो गया इतना 14.619%। समझ आ गया बेटा। अब आपके पास आगे की ओर देखिए,
एवरेज रिटर्न में सबका रिटर्न को जोड़ के मिलते हैं। ठीक है, अब जो आगे की क्वेश्चंस है, ये वाली क्वेश्चंस है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चंस है। कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग आप में है, वही इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चंस है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि टीजी इज ए मल्टीनेशनल कंपनी प्लानिंग टू सेटअप अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। वो सब्सिडरी कंपनी इंडिया में सेटअप करना चाह रहा है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया उसके कारण। उसके लिए इतना मिलियन की आपको इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना, पहले वो सेटअप करना चाहता है। पहले क्या करता था, 2 मिलियन वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, वहाँ से यहाँ पे एक्सपोर्ट करता था 2 मिलियन। अब उसको इस रेट से वो बेचता था। अब द चीफ फाइनेंस मैनेजर एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट आपको क्या लगेगा उसको देखिए, इन्होंने क्या दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ये लगेगा, फिक्स कॉस्ट आपको ये लगेगा, प्रोडक्शन एंड सेल्स कैपेसिटी आपको 5 मिलियन यूनिट्स होगा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल होगा, नो सेल्वेज वैल्यू होगा। उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल, जो पहले से वर्किंग कैपिटल जो यूज कर रहे हैं उसमें 20 मिलियन ऑलरेडी हमारे पास था, पहले से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें। अभी आपका वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, उन्होंने कहा 100 मिलियन वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। अब आपसे क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि अगर आप सेटअप करेंगे तो जो टाइम बर्बाद होगा उससे हमारे 1.5 मिलियन एक्सपोर्ट जो कर देते वो हमारा बर्बाद हो जाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा सब्सिडी कंपनी को वहाँ लगाने से। तो इनकम टैक्स रेट 30% है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 12% है। एज्यूम दैट देयर विल बी नो वेरिएशन। अगर 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है तो वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए, सब्सिडी लगाया जाए या नहीं लगाया जाए उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। हम एक एक वर्किंग नोट्स हम देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इतनी है, एड इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 100 मिलियन था, उसमें 80 मिलियन पुराने से हमारे पास रिकवर हो जाएगा, तो आपको ये 20 मिलियन आपको रिकवर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो इतना आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी इतना हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू एग्जिस्टिंग ऑपरेशन आपको बर्बाद होगा अगर सेटअप करेंगे तो। एक्सपोर्ट रिवेन्यू 1.5 मिलियन आपको बर्बाद होगा, 100 के रेट से सेल करते तो इतना, और 1.5 मिलियन का वेरिएबल कॉस्ट था इतना, ये तो ये इसमें टैक्स देंगे इतना, तो इतना आपको पैसा बर्बाद हो जाने का चांस है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट, पैसा आएगा कि ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 5 मिलियन आप सेल करेंगे 100 के रेट से, तो इतना वेरिएबल कॉस्ट आपका ये है, तो इतना फिक्स कॉस्ट ये है। अर्निंग बिफोर डेप्रेशन ये आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका ये हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स एट डेप्रेशन कैश इनफ्लो हो जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस आपको हर एक साल कितना का हो जाएगा, 52 मिलियन हो जाएगा हर एक साल का ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है ना। तो ये आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा हर एक साल। कैलकुलेशन टर्मिनल कैश इनफ्लो, रियलाइजेशन वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपने इतना इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो गया, इतना 5 साल आएगा तो ये हो जाएगा, टर्मिनल कैश ये हो गया, नेट प्रेजेंट पॉजिटिव हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसीलिए हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना। वहाँ पे हम सब्सिडी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना बेटा, प्रोजेक्ट लगाएंगे वहाँ पे। अब ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, पोर्टफोलियो का क्वेश्चंस है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा फॉलोइंग आर द रिस्क एंड रिटर्न एस्टिमेटेड फॉर द 2 स्टॉक्स, ए स्टॉक बी स्टॉक, इतना इतना दिया हुआ। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो रिटर्न है उस पर आपका रिस्क ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। द मार्केट इंडेक्स है द स्टैंडर्ड डेविएशन 25% and रिटर्न ऑफ द स्टैंडर्ड मार्केट 25%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना है।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑन ए एंड बी, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे वेट हम 0.5 ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो यही होता है। और एक फॉर्मूला कोवेरिएंस का होता है बीटा ए बीटा बी स्टैंडर्ड मार्केट स्क्वायर, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये आपको कोवेरिएंस हो गया 600, ये वेट ये स्टैंडर्ड बी वेट बी दिस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ही हुआ है और 0.5 वेट ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू 600 दिया हुआ है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज द पोर्टफोलियो टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द प्रोपोर्शन ऑफ 25% दिस डेज इन स्टॉक ए, मैंने वेट ए आपका 0.25 होगा, वेट बी आपका 0.35 होगा, वेट रिस्क फ्री आपका 0.35 होगा, यहाँ पे 40 होगा, तो व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिटर्न, बहुत आसान है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या होगा, ये वेट दिया हुआ है ए का बी का और इसका, कोवेरिएंस आपका इतना दिया हुआ है, कोवेरिएंस रिस्क फ्री का 0 हो जाएगा, कोवेरिएंस रिस्क फ्री के साथ सब 0, रिस्क फ्री का 0 ही हो जाएगा, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर दिस एंड दिस, कोवेरिएंस ये कोवेरिएंस ये कोवेरिएंस ये, तो दिस ये तो रिस्क ऑफ द कोवेरिएंस 0 होता है, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसमें आपको एक अलग सा चीज़ क्या आ गया, अलग सा चीज़ ये आ गया कि आपको यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपने सीखा, नहीं तो बाकी तो आसानी है ये। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस वैल्यूएशन में आपको कैश इनफ्लो आने की चांसेस कितनी हैं, ये फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो आएगा, ये सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में कैश इनफ्लो आएगा। फिफ्थ ईयर के बाद भी आपको इन्फिनिटी पीरियड तक आएगा, उसकी सारे का प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने निकाला है कितना, 10,000 दिस 8% फिफ्थ ईयर में। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉर्म, द रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न 20% है, तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इतना पैसा आया, प्रेजेंट वैल्यू 20% पे ये है, इतना वैल्यू ऑफ द फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉर्म। कैश एंड बैंक आपके पास 2710 है, जो यहाँ पे लिखी गई है, कैश एंड बैंक 2710, द फॉर्म हैज आउटस्टैंडिंग डेब्ट इतना, एंड कैश एंड बैंक 2710, कैलकुलेट द शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर इफ द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इतने हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से जो पैसा आया वो कैश एंड बैंक उसमें हम ऐड कर देते हैं, माइनस आउटसाइडर डेप्ट को माइनस करने के बाद नेट शेयर वेल्थ हो जाएगा, नेट शेयर वैल्यू वेल्थ हो जाएगा, और उसको इतने नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द डेप्ट दी हुई है, तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमने पैसे निकाला था पहले, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इतने नंबर ऑफ शेयर है तो ये वैल्यू हो गया। थर्ड में, इफ द टेक ओवर बी रिकवर्ड 225 पर शेयर, शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड, यस एक्सेप्टेड, हमारी वैल्यू ये है, अब मुझे मिल रहा है इतना, तो हाँ जी एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह मैंने आपकी स्कैनर का 2000 आपको ये जो 2019 नवंबर का जो SFM का क्वेश्चन था CA फाइनल SFM वो कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।